जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बीके स्टडी कॉर्नर यूट्यूब चैनल में। आइए मेरे भाई, सभी बीपीएससी एईडीयू के छात्र के लिए लेकर आए हैं आज प्रैक्टिस सेट दूसरा। देखेंगे 50 एमसीक्यूज होगा जीके जीएस का, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पिछला क्लास भी इसी का था जीके जीएस वाला, उसमें भी हम लोग 50 एमसीक्यूज देखे थे, वो प्रैक्टिस सेट 1 था। आज हम लोग दूसरा देखेंगे। कहिएगा सर इतना लेट से क्लास क्यों लाए मेरे भाई? तो पिछला क्लास का रिस्पॉन्स ही आप सभी लोग काफ़ी टाइम बाद दिए। आप सभी को उसमें बताए थे ना कि आप सभी का रिस्पॉन्स के अनुसार, या फिर आप लोग जो कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर अगला क्लास जल्द से लाइए, तो हम अगला क्लास लाएंगे। वरना तो डीएलएड वाले बच्चों के लिए हम क्लास ला ही रहे थे। लेकिन खैर कोई दिक्कत नहीं है, आप सभी का रिस्पॉन्स काफ़ी टाइम बाद आया तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सके, है ना, लास्ट तक जो 21 तक में जो एग्ज़ाम है वहाँ तक भी लास्ट तक कोशिश करेंगे जितना हो सके अधिक क्वेश्चन हम कवर कराने का कोशिश करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर कराएंगे। देखिएगा इतना जरूर मेरा कोशिश रहेगा कि कई सारे ऐसे क्वेश्चन करा देंगे मेरे भाई जो कि आपके एग्जाम में बैठने के बाद आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अरे यार ये तो हम पढ़े थे लेकिन दिमाग में नहीं आ रहा है ना। कई सारे ऐसे इजी क्वेश्चन होते हैं जो कि आपसे छूट जाता है। तो मेरा प्रयास यही रहेगा कि ऐसे क्वेश्चन को जितना हो सके हम कवर करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिएगा पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कह रहा है कि ब्रह्म समाज का स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बताइएगा, ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन थे? देख रहे हैं कितना इजी क्वेश्चन है, लेकिन हो सकता है कि एग्जाम में भूल जाए। तो कहिएगा सर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कहिएगा सर राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है ब्रह्म समाज का स्थापना किया गया था। अब देखिए कब किया गया था, डेट भी इसका पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। कहिएगा सर 20 अगस्त 1828 को किया गया था। और कहाँ किया गया था मेरे बाबू? तो कहिएगा सर कोलकाता में। तो कोलकाता में किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। 20 अगस्त 1828 को कोलकाता में ब्रह्म समाज का स्थापना जो है राजा राम मोहन राय ने किया था। इसी से रिलेटेड एक पूछा जाता है, ये आर्य समाज का संस्थापक कौन था? तो भाई मेरे 10 अप्रैल को उसका स्थापना होता है, 10 अप्रैल, और एग्जैक्ट डेट था 1875। तो ध्यान रखिएगा 10 अप्रैल 1875 को ये होता है मुंबई में। ये होता है कहाँ पर? कहिएगा सर मुंबई में। आर्य समाज का संस्थापक कौन करते हैं? कहिएगा सर दयानंद सरस्वती। तो ये वाला भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए ब्रह्म समाज भी पूछा जाता है या फिर आपसे आर्य समाज, दोनों पूछ लेता है, तो दोनों के बारे में ध्यान रखिएगा। एग्जैक्ट डेट याद रखिएगा कहाँ पर किया गया था, मुंबई में, और वो वाला कोलकाता में। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय और आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती। ये इंपॉर्टेंट था, इसलिए इसको हम क्लियर करवा दिए। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि वेदों की ओर लौटो ये प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? तो बाबू मेरे ध्यान रखिएगा, वेदों की ओर लौटो ये दयानंद सरस्वती जी ने ही दिया है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन है मेरे भाई इंपॉर्टेंट है, छूटने के बाद ऐसा लगना नहीं चाहिए कि क्यों छूट गया। देखिएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड ये कब घटित हुआ था? तो कहिएगा सर आज ही के दिन 13 अप्रैल। करेक्ट आंसर कहाँ पर है? कहिएगा सर जी बी में, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कम्युनिटी पोस्ट में भी ये डाले थे आज। देखिएगा अगला क्वेश्चन कहता है कि बंगाल का विभाजन जो है ये किस वर्ष हुआ था? बताइएगा बंगाल का विभाजन कब? जितने भी छात्र हैं कोशिश कीजिएगा प्रैक्टिस सेट लगाने का, ठीक है ना। पिछले सेशन में आप सब लोग प्रैक्टिस सेट लगाए और अच्छा से रिस्पॉन्स भी दिए कि हाँ सर अच्छा हम लोग का रिजल्ट भी आ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है मेरे भाई, जरूर लगाइएगा, ठीक है ना। और जितने भी डीएलएड के छात्र हैं आप सभी को भी कह रहे हैं प्रैक्टिस सेट लगाइए, ये आपके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी बीपीएससी एईडीओ वाले के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है। तो बताइएगा बंगाल विभाजन किस वर्ष होता है? कहिएगा सर 1905 में होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? कहिएगा सर ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर। आइए अगले क्वेश्चन पर, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है? बताइएगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, कहिएगा सर जी बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। ऑप्शन सी में दे रखा है सर, तो बिल्कुल मेरे भाई सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। आइए अगले क्वेश्चन पर, कहता है कि गांधी जी का प्रसिद्ध जो दांडी मार्च था ये किस वर्ष शुरू हुआ था? बताइएगा। दांडी मार्च की शुरुआत गांधी जी के द्वारा कब की जाती है? तो कहिएगा सर जी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1930 को। तो बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पर आइए, कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 से स्टार्ट होता है, इसका प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? करेक्ट आंसर मेरे भाई ऑप्शन ए हो जाएगा। कहिएगा सर जी मुंबई में। मुंबई यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए ध्यान रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन, कहता है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सबसे पहले किसने दिया था? यानी सबसे पहले किसके मन में ये विचार आया था कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना भी किया जाए? तो ये विचार सबसे पहले किसके मन में? देखिए नेतृत्व तो आप सभी को काफ़ी अच्छे से पता होगा, सुभाष चंद्र बोस ने किया था, है ना। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि विचार सबसे पहले आया किसके मन में, ये सवाल भी पूछा जाता है। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा सर कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग में आया था। तो बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये आपको जो है ना लटकाने वाला क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पर, कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह लोथल, इससे रिलेटेड खूब पूछा जाता है एग्जाम में, ये किस राज्य में स्थित है पूछ रहे हैं? बताइए। हड़प्पा सभ्यता का एक प्रसिद्ध बंदरगाह लोथल ये किस राज्य में है? कहिएगा सर जी अच्छे से पता है यहाँ सर, गुजरात में है। तो सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है कि इंडिका बहुत अच्छा पुस्तक है, आप सभी को पता होगा ना, फेमस पुस्तक है, एग्जाम में पूछा जाता है। यह प्रसिद्ध पुस्तक जो है किसने लिखी थी? बताइए। इंडिका नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी है?
कहिएगा सर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका, ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पर आइए, कह रहा है यहाँ पर देखिए क्या कहता है कि कोशिका यानी कि सेल की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो भाई मेरे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कहिएगा सर जी रॉबर्ट हुक ने खोज किया था सेल का, लेकिन जीवित कोशिका का खोज किसने किया था। ये जो रॉबर्ट हुक ने खोजे थे तो ये मृत कोशिका का खोज किया था, है ना, कॉर्क में जो पेड़ का छाल होता है उससे खोजा था। लेकिन जो जीवित कोशिका का खोज किया था वो एंटी वॉन लीवेनहॉक उसका नाम था, ठीक है। और यदि आपसे पूछा जाए कि बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु का खोज किसने किया था तो वो भी लीवेनहॉक ने किया था। ये तीनों क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए अगले क्वेश्चन पर, यहाँ पर कह रहा है कि विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट मापने की इकाई क्या है। ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कहिएगा सर एम्पियर है। खैर ये तो आप सभी को पता ही होगा। अगले क्वेश्चन पर आइए, कहता है कि सूर्य की किरणों से मानव शरीर का कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। बताइएगा, सूर्य की किरण से मानव शरीर को कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। तो कहिएगा सर जी विटामिन डी प्राप्त होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई सारे लोगों को देखिएगा धूप में खड़ा है तो पूछ लेता है लोग, अरे विटामिन डी ले रहे हो क्या, है ना, तो आप सभी को पता होगा, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन तो कहता है कि एक स्वस्थ मनुष्य के जो रक्त है उसका पीएच मान कितना होता है। कोई स्वस्थ मनुष्य उसके रक्त का पीएच का मान कितना होता है। तो भाई मेरे 7.4 होता है, ध्यान रखिएगा, है ना। हल्का क्या होता है, क्षारीय होता है। ये होता है उदासीन, बीच में जो 7 होता है इसको उदासीन बोलते हैं। इधर अम्लीय होता है, माइनस में रहता है तो, और इधर प्लस में रहता है। तो यहाँ देख रहे हैं 7.4 है तो हल्का ये क्षारीय हो जाएगा, इधर अम्लीय होता है। सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 7.4 ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में मेरे भाई। अगला क्वेश्चन कहता है कि पेनिसिलिन, है ना, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। बताइए पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। कहिएगा सर जी ऑप्शन ए होगा यहाँ पर सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नाम देखिए मिलता जुलता मिलेगा, पेनिसिलिन फ्लेमिंग, देख रहे हैं एक जैसा नाम मिलेगा, पेनिसिलिन फ्लेमिंग, ध्यान रखिएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नहीं। यहाँ पर भी देखिए इस प्रकार से, यहाँ पर भी डॉट है, यहाँ पर भी डॉट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन की खोज। आइए अगला क्वेश्चन कहता है कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो भाई मेरे करेक्ट आंसर बी होगा, कहिएगा सर जी सिस्मोग्राफ। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए सिस्मोग्राफ का, या फिर इसके अलावा ऑप्शन में आपको रिक्टर स्केल भी मिलेगा। खैर ज़्यादातर सिस्मोग्राफ ही मिलता है, लेकिन रिक्टर स्केल भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इन दोनों का यूज किया जाता है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। तो रिक्टर स्केल या सिस्मोग्राफ, यहाँ पर करेक्ट आंसर सर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है कि लोहे पर जंग लगना यानी कि रस्टिंग ऑफ आयरन किस प्रकार का परिवर्तन है। बताइए लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है। कहिएगा सर करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। यानी कि जब इस पे लोहे पर जंग लग जाता है तो वापस से आप उसको लोहे को उस रूप में वापस नहीं ला सकते हैं जो जंग लग चुका है। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। और जो वापस अपनी पुरानी वाली अवस्था में आ जाता है उसको हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे गुब्बारा फूलना है ना, ये सब जो है भौतिक परिवर्तन है। गुब्बारा फूल के वापस अपने पुरानी अवस्था में आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन याद रखेगा, आज हम फिर याद दिला देते हैं, वैसे डीएलएड वाले छात्र को पता होगा, है ना। इससे रिलेटेड पूछा जाता है मेरे भाई कि मोमबत्ती का जलना, देखिए ये जो बत्ती होता है ये जलना, ये एक बार जल गया मोमबत्ती तो ये दोबारा तो नहीं ला सकते अपना, जो बत्ती जल गया। तो मोमबत्ती का जलना कहिएगा सर रासायनिक परिवर्तन, लेकिन जो मोम पिघलता है, मोम का पिघलना कहिएगा सर भौतिक परिवर्तन। मोम पिघल जाता है तो वापस उसको सांचे में डालकर हम फिर से मोम बना सकते हैं ना, लंबा सा बत्ती डाल करके, तो मोमबत्ती वापस से बन जाएगा। लेकिन जो बत्ती जल गया है वो वापस नहीं ला सकते, इसलिए उसको हम रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है मेरे भाई। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, कहते हैं कि वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना होता है। बताइए वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना होता है। कहिएगा सर ऑक्सीजन पूछ रहे तो 21% लगाएंगे, या फिर कहीं कहीं पे 20 जो है ना 20.9% इस प्रकार से मिलता है, तो सीधा 21% आप ध्यान रखिएगा। अच्छा ये 78% किसका है। कहिएगा सर नाइट्रोजन का है। अच्छा ये जो 0.03% लिखा है किसका है। कहिएगा सर जी कार्बन डाइऑक्साइड का, यानी कि CO2 का। CO2 का अब जो है एग्जाम में कई बार ऑप्शन आपको 0.04 भी देखने को मिल सकता है, तो ध्यान रखिएगा 0.04% भी लगाइएगा। यानी कि ऑप्शन में यदि ये रहे तो यही लगाइएगा, ना रहे तो फिर आप 0.03% लगा सकते हैं। आइएगा अच्छा अगले क्वेश्चन पर देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा है कि निकट दृष्टि दोष, जिसको कि हम लोग इंग्लिश में मायोपिया कहते हैं, इसको दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। मायोपिया को दूर करने के लिए देखिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उसके लिए हम क्या करेंगे, अवतल लेंस, निकट से अवतल यानी कॉनकेव, और वहीं दूर दृष्टि दोष को यानी उसको हम लोग हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, उसमें उत्तल लेंस का यूज होता है। ठीक है, यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दोनों पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। बताइएगा शरीर में मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं। कहिएगा सर जी पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं, यानी कि पीयूष ग्रंथि। इंग्लिश में इसी को पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, या हिंदी में पीयूष ग्रंथि कहा जाता है। सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, कहता है कि बिहार में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं।
बताइएगा बिहार में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? कहिएगा सर जी 16 सीट है, तो बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ जाते हैं। देखिए यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, कहता है कि बिहार का विधानमंडल किस प्रकार का है? बताइए बिहार का विधानमंडल किस प्रकार का है? एक सदनीय है, द्विसदनीय, त्रिसदनीय, इनमें से कोई नहीं। तो कहिएगा सर बिहार का जो विधानमंडल है वो सर द्विसदनीय है ना, द्विसदनीय। एक होता है बिहार का विधानसभा, एक होता है बिहार का विधान परिषद। बिहार का जो विधानसभा है उसको निम्न सदन कहते हैं, और बिहार का जो विधान परिषद है उसको हम लोग उच्च सदन कहते हैं। तो जो बिहार का विधानमंडल है वो द्विसदनीय है, ठीक है। चलिएगा अच्छा, अगले क्वेश्चन पर आइए। कहता है कि बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि नेशनल पार्क ये कहाँ स्थित है? बताइए बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान। तो कहिएगा सर ये जो है पश्चिमी चंपारण में स्थित है। कहाँ पर है मेरे भाई? पश्चिमी चंपारण में। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छा इसकी स्थापना हो सकता है आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा 1889 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है वाल्मीकि नेशनल पार्क का। ये पश्चिमी चंपारण में स्थित है। आइए अगला क्वेश्चन समझिए। कहते हैं कि बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? देखिए हड़बड़ में गड़बड़ नहीं कीजिएगा। क्या कर रहा है? बिहार का राज्य की वृक्ष पूछ रहा है ना, तो कहिएगा सर जी पीपल। और वहीं यदि पूछता कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष, जहाँ पर भारत शब्द आ जाएगा वहाँ राज्य की नहीं, वहाँ राष्ट्रीय शब्द यूज होता है। और भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या हो जाएगा? बरगद। लेकिन बिहार का राज्य की वृक्ष क्या हो जाएगा? कहिएगा सर जी पीपल, ठीक है। यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन कहता है बिहार की दूसरी राज्य की भाषा कौन सी है? तो दूसरी राज्य की भाषा उर्दू है। तो कहिएगा सर फिर पहली कौन सा है? तो मेरे भाई पहली यदि पूछा जाए, आपका फर्स्ट पूछा जाए, तो हम लोग क्या बोलेंगे? कहिएगा सर जी हिंदी बोलेंगे ना। तो बिहार की पहली राज्य की भाषा हिंदी और दूसरी उर्दू, हिंदी प्लस उर्दू दोनों ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर कह रहा है कि बिहार में प्रसिद्ध ककोलत जलप्रपात किस जिले में है? ककोलत जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो कहिएगा सर जी नवादा जिला में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर क्या कह रहा है? कहता है प्राचीन बराबर की गुफाएं बिहार के किस जिले में स्थित है? बताइए प्राचीन काल की बराबर की गुफाएं बिहार के किस जिले में स्थित है? तो बिल्कुल मेरे भाई ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। कहिएगा सर जी जहानाबाद में स्थित है, जहानाबाद में। बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा। कहता है कि बिहार में कुल कितने प्रमंडल यानी कि डिविजन्स हैं? बताइए बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? कहिएगा सर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। टोटली जो है बिहार में 9 प्रमंडल हैं, तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर। कहता है कि बिहार का राजकीय पुष्प यानी कि फूल कौन सा है? बताइए। अब ये भी उसी प्रकार से बिहार का कह रहा है तो इसलिए राजकीय पुष्प तो कौन सा हो जाएगा? ध्यान रखिएगा गेंदा। लेकिन पूछा जाए कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प या राष्ट्रीय फूल कौन सा है, तो कहेंगे कमल, ठीक है। यहाँ पर राजकीय पूछ रहा है बिहार का, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर। कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर यानी कि लिटरेसी रेट कितना है? बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर कितना है? तो बाबू मेरे हो जाएगा 61.8%। लेकिन कहीं पर ऑप्शन में आपको हो सकता है 63.8% भी मिल जाए, तो दोनों ध्यान रखिएगा 61.8% या फिर 63 वाला, ठीक है ना। करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, कोई एक ही मिलेगा आपको। आइए अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। यहाँ पर कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कहिएगा सर जी एशिया महाद्वीप है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। आइए अगला क्वेश्चन कहता है कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? कथकली। तो कथकली से ध्यान रखिएगा मेरे भाई, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। कौसे कथकली, कौसे केरल, ध्यान रखिएगा। वैसे तो कहिएगा सर फिर कर्नाटक भी, लेकिन ध्यान रखिएगा कथकली केरल से, ठीक है ना। सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऐसा रखें ना भाई कि केरल जो सब्जी होता है करेला जो होता है वो कथकली करता है, डांस कर रहा है ना, तो इस प्रकार से आप ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर। कहता है कि ओजोन परत यानी कि ओजोन लेयर जो है ये वायुमंडल के किस परत में स्थित है? डीलेट वाले बच्चे आप सभी को करा चुके हैं बताइएगा ओजोन जो परत है ये किस मंडल में स्थित है? किस वायुमंडल में? तो कहिएगा सर जी ये समताप मंडल में स्थित है। इंग्लिश में इसी को स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर देखिएगा। यहाँ पर कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति यानी कि ICRC का मुख्यालय कहाँ है? बताइए डीलेट वाले भाई साहब, आप सभी को करा चुके हैं। ICRC का मुख्यालय कहाँ पर है? तो बिल्कुल कहिएगा सर जी ये जेनेवा में है ना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कहिएगा सर जी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, जेनेवा में है। आइए अगला क्वेश्चन समझिएगा। कहता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहिएगा सर जी एक सींग वाला गेंडे के लिए ना, एक सींग वाला गेंडा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अच्छा ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो कहिएगा सर जी भारत के असम वाले स्टेट में ना, असम में है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है किस राज्य में है, ये भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है भारत का राष्ट्रीय खेल आधिकारिक तौर पर किसे माना जाता है?
तो आधिकारिक तौर पर हम लोग हॉकी को मानते हैं ना भारत का राष्ट्रीय खेल। करेक्ट आंसर सर सी हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर। कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यूएनओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कहिएगा सर जी 1945। लेकिन सिर्फ 1945 नहीं, इसका आप एग्जैक्ट डेट याद रखिएगा, ठीक है। कब? तो कहिएगा सर जी 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। और ये ध्यान रखिएगा, इसका मुख्यालय भी कई बार पूछा जाता है, तो कहिएगा सर जी न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क इसका जो है मुख्यालय है। और कुल कितने जो है कि देश इसमें शामिल हैं यूएनओ में? ध्यान रखिएगा 193 देश टोटली इसमें अभी सदस्य देश के रूप में शामिल हैं। ये सारे क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 24 अक्टूबर 1945 को जो है इसकी स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहे हैं? कहता है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो कहिएगा सर जी ये जवाहरलाल नेहरू इसके लेखक हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी ध्यान रखिएगा। और मेगास्थनीज का इंडिका। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? बताइए। भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है? एग्जाम में पूछा जाता है बाबू, ध्यान रखिएगा। समुद्रगुप्त को कहा जाता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रसिद्ध सांची का जो स्तूप है यह किसने बनवाया था? बताइए। सांची का स्तूप ये किसने बनवाया था? तो कहिएगा सर जी अशोक ने बनवाया था। बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि वर्तमान 2026 में बिहार के राज्यपाल कौन है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। बिहार से रिलेटेड और बिहार का राज्यपाल आपसे पूछ भी सकता है। तो कहिएगा सर जी लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन अभी वर्तमान में जो है बिहार के राज्यपाल हैं। ये मार्च 2026 में जो है अपना पद ग्रहण किया है ना, मार्च 2026 में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कहिएगा सर जी बी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि चंद्रयान 3 जो है ये कहाँ से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 3 से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। भारत का काफ़ी बड़ा अचीवमेंट रहा ये। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कहिएगा सर जी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, जो कि कहाँ पर पड़ता है? कहिएगा सर जी आंध्र प्रदेश में। एपी हम यहाँ पर लिख दिए, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। वहीं से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। इससे रिलेटेड आप ध्यान रखेंगे ये कब लॉन्च किया गया था? तो कहिएगा सर जी 4 जुलाई को लॉन्च किया गया था। 4 जुलाई और कब? तो 2023। 4 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। अच्छा, किस यान से लॉन्च किया गया था? थोड़ा सा यान का नाम याद रखिएगा। कहिएगा सर जी LVM-3 और उसके बाद M4, है ना। ये इस प्रकार से इसका नाम है, LVM-3 M4 यान से इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है ना। और जहाँ पर लैंड किया उस लैंडिंग पॉइंट का नाम क्या रखा गया है? तो भाई ध्यान रखिएगा, उसको हम लोग शिव शक्ति पॉइंट सर कहते हैं। शिव शक्ति पॉइंट, है ना। ये जो है चंद्रमा के दक्षिणी पोल पर ये उतरा था, तो शिव शक्ति पॉइंट उस पॉइंट का नाम जो है रखा गया है। पहली बार जहाँ पर ये लॉन्च है ना ये उतरा, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा। और इसके लैंडर का नाम हो सकता है पूछ लिया जाए, तो लैंडर का नाम था क्या? कहिएगा सर जी विक्रम लैंडर। ध्यान रखिएगा विक्रम लैंडर। और रोवर का नाम क्या था? तो कहिएगा सर जी रोवर का नाम था प्रज्ञान। तो प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर, ये सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन कहता है कि विश्व पर्यावरण दिवस ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कहिएगा सर जी 5 जून को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बताइए। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? कहिएगा सर जी फ्रांस के पेरिस में। किस ऑप्शन में? सर यहाँ पर ऑप्शन सी में दे रखा है पेरिस, तो ध्यान रखिएगा फ्रांस के पेरिस में स्थित है यूनेस्को का मुख्यालय। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर आपसे पूछा कि भारत का सबसे लंबा बांध यानी कि लॉन्गेस्ट डैम ये कहाँ ये कौन सा है? पहले तो ये बताइए कौन सा है, लेकिन कहाँ है ये भी पूछ सकता है। तो कहिएगा सर जी हीराकुंड डैम जो है ये भारत का सबसे लंबा बांध है। कहाँ पर है मेरे बाबू? तो कहिएगा सर जी उड़ीसा में स्थित है। और किस नदी पर बना है? तो ध्यान रखिएगा महानदी पर बना है। किस नदी पर? कहिएगा सर जी महानदी पर बना है, उड़ीसा राज्य में स्थित है ना। और हीराकुंड बांध जो है भारत का सबसे लंबा बांध है। आइए अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थली जो है कि लुम्बिनी, ये वर्तमान में किस देश में स्थित है? लुम्बिनी किस देश में पड़ता है? तो भाई मेरे ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा कहिएगा सर जी नेपाल में पड़ता है। बिल्कुल मेरे भाई ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आइएगा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बस कुछ क्वेश्चन और रह गए हैं। कह रहे कि बिहार में एकमात्र तेल शोधक कारखाना यानी कि ऑयल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? बिहार का एकमात्र है तेल शोधक कारखाना, कहिएगा सर अच्छे से पता है, बरौनी। करेक्ट आंसर हो जाएगा बरौनी तेल शोधक कारखाना। बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकार भगवान महावीर, तो इसका जन्म कहाँ हुआ था ये पूछ रहे हैं। तो यही पहले ध्यान रखेगा कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे? तो कहिएगा सर भगवान महावीर। पूछ रहे हैं कि जन्म कहाँ हुआ था इसका?
तो अच्छे से पता होगा आप सभी को। कहिएगा सर जी वैशाली के कुंडाग्राम में हुआ था, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर पूछ रहा है कि जनसंख्या 2011 के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है। अभी 2011 वाला ही जनसंख्या जो है कि ये जनसंख्या वाला पूछा जाएगा। इसी से रिलेटेड आपसे अभी जितना भी क्वेश्चन पूछेगा 2011 का जनगणना वाला ही पूछेगा ना, जनसंख्या बोल रहे हैं हम लोग बताइएगा, जनगणना पूछेगा आप सभी से 2011 वाला। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कहिएगा सर जी 1106 व्यक्ति है ना, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। बिहार का जनसंख्या घनत्व पूछ रहा है तो प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर के रूप में हम लोग दर्शाते हैं। सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये इसका मतलब तो आप सबको बता चुके हैं ना कि प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर का मतलब कि 1 किलोमीटर के दायरे में कितना व्यक्ति रहता है बिहार में। तो कहिएगा सर जी 1106 व्यक्ति रहता है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व तो बिहार एक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर पूछ रहे हैं आपसे कि करो या मरो, यानी डू और डाई, ये जो है प्रसिद्ध नारा जो है कि गांधी जी के द्वारा दिया गया था, तो किस आंदोलन के दौरान दिया गया ये पूछ रहा है, करो या मरो। तो कहिएगा सर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन क्या, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था। और भारत छोड़ो आंदोलन कब होता है कहिएगा सर जी 1942 में होता है। असहयोग आंदोलन आप सभी को बता चुके हैं, कहिएगा सर जी 1920 में। सविनय आंदोलन की शुरुआत कब होती है कहिएगा सर जी 1930 में। और चंपारण सत्याग्रह कहिएगा सर जी 1917 में। अगर पूछा जाए कि भारत का नहीं, महात्मा गांधी जी का भारत में सबसे पहला सत्याग्रह कौन था, चंपारण सत्याग्रह का, जो कि सक्सेसफुल भी रहा 1917 में, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो इतने सारे क्वेश्चन को आप ध्यान रखिएगा। यहीं पर आप सभी का प्रैक्टिस सेट जो है कि एंड होता है। और पिछला क्लास नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना के दिए हैं और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिए हैं प्लेलिस्ट का, पिछला क्लास भी देख लीजिएगा। और फ्री में PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे दिए हैं, या पिन कमेंट में भी मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, फ्री में आपको वहाँ पर PDF मिल जाता है। बाकी मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।